बच्चे देश का भविष्य होते हैं और हमें देश के भविष्य की चिंता है। इसलिए आज हम डीएनए में देश के भविष्य पर छाए अंधेरे का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि देश के हित में ऐसी खबरों को दिखाना और सिस्टम के सुधार की कोशिश करना बहुत जरूरी है। ये अलग तरह की पत्रकारिता है जिस पर हम काफी जोर देते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विश्लेषण हम डीएनए में कई बार आपको दिखा चुके हैं और जब तक ये तस्वीर नहीं बदलेगी हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। कल हमने भारत के मजदूरों को कामचोर कहने वाले चीन का एक डीएनए टेस्ट किया था और अपने विश्लेषण में आपसे मैंने शोध और अनुसंधान की बात की थी। मैंने ये भी कहा था कि किसी भी देश को शोध और व्यापार का केंद्र बनाने के लिए उस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और आपको याद होगा हमने आपसे ये भी कहा था कि शोध और अनुसंधान के मामले में भारत कितना पीछे है। लेकिन भारत इस मामले में अब भी एक पिछड़ा हुआ देश बना हुआ है और आज अपनी उस बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया विश्लेषण करेंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि भारत शोध और अनुसंधान में इतना पीछे क्यों है। हमने देश की राजधानी दिल्ली और बिहार के स्कूलों का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया है जिसमें चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी में कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी बच्चों के लिए कुर्सी और टेबल नहीं है। बच्चे जमीन पर दरी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एक क्लास में 175 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। सोचिए 20 फुट के एक कमरे में इतने बच्चे एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। ये तस्वीरें शिक्षा के स्वराज का दावा करने वाली सरकारों पर कई सवाल खड़े करते हैं। बिहार में तो हालात और भी बदतर हैं। वहां हमने जिस स्कूल का इंस्पेक्शन किया वहां तो स्कूल में खाना बनाने वाले रसोइये ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस सरकारी स्कूल में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था के हालात पर आज का हमारा ये विश्लेषण देखकर हो सकता है आपका मूड खराब हो जाए, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो क्योंकि कई बार आगे बढ़ने के लिए कड़वे सत्य की चुभन को सहना पड़ता है। अगर हम यूं ही चुपचाप इस शिक्षा व्यवस्था पर मौन व्रत धारण करते रहे तो देश का भविष्य चौपट हो जाएगा। हमारा ये विश्लेषण देखने के बाद आपको शिक्षकों का दर्द भी आज समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि सिस्टम की वजह से हमारे देश के शिक्षक कितने बुरे हालात में काम करते हैं। दरअसल सिस्टम का कोई चेहरा नहीं होता। जिसे भी स्कूल से शिकायत होती है वो शिक्षकों पर गुस्सा उतार देता है, जबकि हमारा सिस्टम देश के शिक्षकों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता रहता है और वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आज की यह खबर हमारे देश के शिक्षकों को समर्पित है जो स्कूलों में बेहद कम संसाधनों और मुश्किल हालात में भी बच्चों को पढ़ाते हैं और देश के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते रहते हैं। टूटी दीवारों के बीच पढ़ाई। सर बहुत प्रॉब्लम है सर। जब मैम पढ़ा रहे हो सर बच्चे इस क्लास से सर उस क्लास में चले जाते हैं सर, कुछ अलग क्लास के बच्चे सर बंदर भी आ जाते हैं सर क्लास से उस सुरंग से। स्कूल में पढ़ाई करनी है तो बोरी साथ में लाओ। कट्टा स्कूल की तरफ से है, आप अपना लेके आए? अपना लेके आए। किस तरह की परेशानी होती है? कमर में दर्द होता है, ऊपर से फिर ये बैग में लाने में फिर। स्कूल में टीचर नहीं रसोइयों के भरोसे हो रही है पढ़ाई। रसोइये के स्तर पर इस स्कूल में ज्वाइनिंग हुए, मगर शिक्षक के कारण हम लोग को यहाँ पढ़ाने में हम लोग बच्चे को 1 से 5 तक का बच्चा को हम लोग पढ़ाई करते हैं। यह है दिल्ली के मोलड़बंद गांव का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल। इस कैंपस में 5 स्कूल एक साथ हैं और इनमें करीब 40,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल में मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। पहली समस्या यह है कि बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी और टेबल है ही नहीं। जमीन पर बैठने के लिए भी स्कूल से दरी नहीं मिलती, बल्कि अपना इंतजाम खुद ही करना पड़ता है। मैम ये कट्टा स्कूल की तरफ से है, आप अपना लेके आए? अपना लेके आए। अपना लेके आए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th A। 12th में आप पढ़ते हैं, आप डेस्क आपको मिलता नहीं, कट्टा साथ लेकर आते हैं, लगता है आपको भी मिलना चाहिए डेस्क।
यस। किस तरह की परेशानी होती है? कमर में दर्द होता है, ऊपर से फिर ये बैग में लाने में फिर झिझक भी तो होती है ना। हाँ। बुरा भी तो लगता है। बुरा लगता है। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं, नीचे ज़मीन पर बैठ के ऐसे लिखना कितना आसान और कितना मुश्किल? ऐसे लिखना मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होती है बहुत लिखने में, काफ़ी ज़्यादा झुकना पड़ जाता है और उतने ढंग से फिर लिखा भी नहीं जाता, लिखावट भी उतनी अच्छी सी नहीं आ पाती है। लेकिन इस स्कूल में समस्याओं की ये तो सिर्फ अभी शुरुआत ही है। अब जरा ये क्लासरूम देखिए। मुश्किल से 20 फुट का कमरा है और इसमें करीब 174 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी हां, 174, सही सुना आपने। बीस फुट गुना 20 फुट का कमरा है, 174 बच्चे इस रूम में बैठे हैं। 4 बच्चे तो समझ लीजिए क्लास से बाहर बैठ के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। दावा यह कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन सच ये है कि जिस क्लास में 170 से ज़्यादा बच्चे बैठे हों, वहाँ क्या पढ़ाई होगी? 5वीं लाइन में बैठी बच्ची क्या लिख रही है, क्या नहीं लिख पा रही है, वो मुश्किल होगा। मैम, 170 से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है, लिखना तो दूर की बात। कैसे पढ़ा पाते हो? कैसी परेशानी है? बस सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कैसे फेस करते हैं वो हमें ही पता है, बच्चों को भी पता है। बच्चे भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरीके से गेन कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको शायद देखने की भी प्रॉब्लम होती है, ब्लैक बोर्ड पे नजर नहीं आता, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज़। कुछ भी नहीं कर सकते। दिखता भी थोड़ा कम है, दिखता भी थोड़ा कम है, मतलब कि इधर लोगों को। इधर वाले लोगों को। मैम, आप यहाँ बैठे हैं, हर रोज यहाँ बैठते हैं? जी जी जी। तो यहाँ आगे कौन बैठ पाता है? सर, सबकी वो होती है, सब लोग बैठते हैं, जो लेट आता है वो पीछे हो जाता है, जो आगे आते हैं। क्लास की कुछ लड़कियां अपने शिक्षकों के सामने अपनी बात नहीं रख पाईं, इसलिए उन्होंने अपनी समस्याएं हमें अलग से बताईं। छुट्टी के समय स्कूल के बाहर पानी भरा रहता है, बहुत भीड़ भाड़ लगती है, जिससे धक्का मुक्की में बच्चे गिर जाते हैं, बहुत चोट लग जाती है। टॉयलेट्स की बहुत प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स में लॉक लगे रहते हैं। और 6 to 8 क्लास को मिड डे मील मिलता है, वो मिड डे मील बच्चों को कम मिल पाता है, जिससे जो आंटियाँ बांटने आती हैं वो लेके जाती हैं। और मैम, क्या दिक्कत होती है? आप सर, आप भी देख सकते हैं दीवार पर किस तरह के लड़के लिखते रहते हैं। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल, कोई टीचर कुछ नहीं कहते लड़कों को। और डेस्क पहले थे इस स्कूल में, लेकिन लड़कों की वजह से डेस्क नहीं मिल पाई, क्योंकि वो तोड़ के ले जाते हैं। गेट की कुंडी देख लो, वो भी तोड़ के ले जाते हैं। टीचर्स लीड लगा के एग्जाम चेक करती है बच्चों के पेपर, जो उनका फ्यूचर है, भविष्य है उनका, और कम मार्क्स देती हैं। मैंने यूटी में भी मैम को उनकी गलती दिखाई है कि मैम ये देखिए आपने मेरे गलत नंबर चढ़ा रखे हैं, फिर उन्होंने मेरे देखने के बाद सही अपने नंबर किए हैं। दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, टीवी देख के अपनी राय मत बनाना। कभी लगे कि दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है तो पड़ोस के सरकारी स्कूल में चले जाना, पता चल जाएगा। यह तो आपने देख ही लिया कि दिल्ली सरकार के ये दावे फेल हो गए हैं। चलिए सरकार के इन दावों की और पड़ताल भी कर लेते हैं। यह है दिल्ली का एक और स्कूल जो भाटी माइंस इलाके में बना है। 1984 से चल रहा यह स्कूल आज जर्जर हालत में है। दीवारों में बड़े बड़े सुराख हो गए हैं, टीन की छतें भी टूटी फूटी हैं। दिल्ली सरकार के दावों की पड़ताल करने के लिए आज हम निकले हैं और हम इस वक्त हैं दिल्ली के भाटी माइंस के सरकारी स्कूल में। आप देखिए कि ये स्कूल ऐसा नहीं है कि अभी बना है, ये स्कूल सन 1984 से चल रहा है और अभी भी ये आप देखिए ये पोटा केबिन्स जो होते हैं उसमें ये स्कूल पूरा चलाया जा रहा है। ऊपर छत जो है वो भी टीन की है। आप स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर अगर आप निगाह डालें तो आपको टूटे फूटे यहाँ पर दीवारें दिख जाएंगी। किसी तरह से यहाँ पर एडजस्ट करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों की क्लास की हालत आप देख सकते हैं, छतों की हालत आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि इस स्कूल को 2 शिफ्टों में चलाना पड़ रहा है। एक शिफ्ट में यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। टीचर्स की संख्या यहाँ पर कम है और बच्चों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। टीचर्स तो मेरे हिसाब से तो सर काफ़ी है यहाँ पे। तो दिक्कत तो सर सर्दियों में सर्दी भी ज़्यादा लगती है यहाँ पे, और गर्मियों में तो ये तपती है। गर्मियों में गर्मी लगती है क्योंकि लाइट चला आता ना, तो हमें गर्मी लगती रहती है। सर बहुत प्रॉब्लम है सर। जब मैम पढ़ा रहे हो सर, बच्चे इस क्लास से सर उस क्लास में चले जाते हैं सर, कुछ अलग क्लास के बच्चे सर बंदर भी आ जाते हैं सर क्लास से उस सुरंग से। क्योंकि रात को समय को अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, 6:30 बजे तक का स्कूल है और 6:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है। तो दोबारा से एक पाली में ही हो जाए तो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली के एक और स्कूल का हाल आपको दिखाते हैं। यह है दिल्ली के डेरा गांव का सरकारी स्कूल। यहाँ क्लासरूम में पार्किंग बनी हुई है।
वैसे ये दिक्कतें एक या दो स्कूलों की नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट भी दिल्ली सरकार को इस बात को लेकर फटकार लगा चुका है। एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि आखिरकार शिक्षा के बजट का पैसा जा कहां रहा है। दिसंबर 2001 में दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच ने पूरा एक शेड्यूल बनाया डीएसएसबी बोर्ड के लिए कि कब एप्लीकेशन लेनी है और कब तक उसका फाइनल करना है, और ये ऑर्डर किया कि इस प्रोसेस को अडॉप्ट करके 2003 और 2003 के बाद जब भी एकेडमिक ईयर शुरू होता है उस वक्त 0 वैकेंसी होनी चाहिए, सारे लोग पोस्ट हो जाने चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं हुआ, और अभी जो हम ये देख रहे हैं कि 26,000 पोस्टें जो लगभग 50% के करीब हैं वो दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों के अंदर खाली पड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था का जब देश की राजधानी में ही ये हाल हो तो बिहार जैसे पिछड़े राज्य के स्कूलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह है बिहार के कटिहार का एक सरकारी स्कूल। इस स्कूल में 170 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन उन्हें टीचर नहीं बल्कि स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइयां पढ़ाती हैं। तो क्या दिक्कतें है स्कूल में? हम लोग को रसोई दीदी पढ़ाती हैं, यहाँ टीचर के बहुत दिक्कत हो रही है, पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रही है, तो हम लोग कोचिंग पढ़ते हैं इसलिए थोड़ा पढ़ पाते हैं। सब सब्जेक्ट की तो पढ़ाई नहीं हो पाती इसमें? नहीं। कैसे होता है फिर, पास कैसे करोगे? कोचिंग पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और शिक्षक सब मतलब टीचर लोग नहीं है स्कूल में, और हम लोग बिना कोचिंग के बिना नहीं यहाँ पर पढ़ सकते। कितना शिक्षक है तुम्हारे स्कूल में? एक ही है। दुनिया की सुपर पावर बनने का सपना देख रहे भारत के लिए ये बात किसी मजाक से कम नहीं है कि इन 170 बच्चियों को पढ़ाने का जिम्मा 9वीं पास रसोइयों ने उठा रखा है। ये कितना साल रसोई है स्थिति है? यहाँ 4 गो, वही हिंदी, इंग्लिश, गणित। आप कहाँ तक पढ़े हैं? 9th। मैं रसोइया हूँ, लेकिन रसोइया यहाँ टीचर की अभाव के कारण अच्छा नहीं लगता है। बच्चे लोग खेल रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा टीचर का मदद करके बच्चे लोग को पढ़ा देते हैं। और जब खाना आता है तो बच्चे लोग को खिलाते भी हैं, देखभाल भी करते हैं। और शौक था पढ़ाने का, उसमें तो हो नहीं सका हम लोग का, इसीलिए रसोइया की बहाली होते हुए भी हम लोग बच्चे को पढ़ा देते हैं। यहाँ एक ही टीचर है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि 170 लड़कियों वाले इस स्कूल में जो इकलौती टीचर भी हैं वो संगीत शिक्षिका हैं। हम 2007 में यहाँ आए, उस समय 4 शिक्षिका थी। एक का मृत्यु हो गई और एक प्रमोशन होकर के पटना चली गई, और उसके बाद 2 बच्चे हम लोग तो किसी तरह खींच खाच के चलाते थे स्कूल को, वो भी नवंबर में रिटायर कर गए। उसके बाद सर बहुत भारी समस्या आ गई। हमारे यहाँ तो बच्चा है, बच्चा का भविष्य के लिए हर विषय किसी तरह पढ़ा पाती हूँ। मैं तो संगीत शिक्षिका हूँ। यह हाल सिर्फ दिल्ली या बिहार के स्कूलों का नहीं है, बल्कि पूरे देश के सरकारी स्कूलों में करीब करीब एक जैसे हालात हैं। और ये हालात शिक्षा पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता और पवन नारा के साथ राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। आपने इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। शिक्षा की बदहाली से जुड़ी हुई कई खबरें आपकी आंखों के सामने से पहले भी गुजरी होंगी, लेकिन अब हमें ऐसी तस्वीरों को देखने की आदत हो गई है, और ऐसी तस्वीरें देखकर ना तो समाज को कोई फर्क पड़ता है और ना ही हमारे सिस्टम को। अब हमने ऐसी तस्वीरों को देखकर विचलित होना बंद कर दिया है। हम ऐसी समस्याओं को लेकर बहुत सहनशील हो गए हैं, जबकि गैर जरूरी मुद्दों को लेकर हम असहनशील हो जाते हैं। यानी जिन मामलों में हमें 0 टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए, उन मामलों में हमारी सहनशीलता सारी हदें पार कर गई हैं, और जिन मामलों में हमें असल में सहनशील नहीं होना चाहिए, वहां हम सहनशील हो जाते हैं। हमें इसी तस्वीर को अब बदलना होगा। हमारी ये खबर देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने इस देश के शिक्षकों को ये खबर क्यों समर्पित किया। देश के शिक्षकों पर बहुत बोझ है और हमें उन्हें इस बोझ से मुक्ति दिलानी होगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश में 19,48,000 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 15,74,000 पद ही भरे हुए हैं। यानी देश में अभी भी 3,74,000 शिक्षकों की कमी है।
अगर हम शिक्षकों और छात्रों के अनुपात की बात करें तो देश के प्राइमरी स्कूलों में औसतन 29 छात्रों पर एक शिक्षक है, जबकि दुनिया में यह औसत 24 छात्रों पर एक शिक्षक का है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हर एक सेकेंडरी स्कूल में एक हेडमास्टर और 5 टीचर्स होने आवश्यक है, लेकिन अभी भी देश में कक्षा 1 से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में 7,966 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। देश में 1,04,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। जब स्कूल का माहौल और व्यवस्थाएं खराब होती हैं तो फिर बच्चे पढ़ाई छोड़ने लगते हैं। भारत के 40% से ज्यादा बच्चे 8वीं क्लास पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसके लिए आर्थिक वजहों के साथ साथ हमारा सिस्टम भी दोषी है। खराब सिस्टम के बावजूद अगर बच्चे स्कूल में टिक भी जाते हैं तो भी उनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं होता। स्कूल से लेकर कॉलेज तक यही माहौल रहता है और इसकी वजह से हमारे देश के युवा स्किल्स के मामले में काफी पिछड़ जाते हैं। हमारे देश के युवा एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उनमें इतना हुनर नहीं होता कि उन्हें कोई रोजगार मिल सके। भारत में 15 से 25 वर्ष के सिर्फ 2% युवा ही व्यावसायिक शिक्षा हासिल करते हैं, जबकि यूरोप में 80% युवा एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी हासिल करते हैं। पूर्वी एशिया के देशों में 60% युवा व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा कोई ना कोई कोर्स जरूर करते हैं। साउथ कोरिया में 96%, जापान में 80%, जर्मनी में 75% और ब्रिटेन में 68% युवा व्यावसायिक शिक्षा हासिल करते हैं। स्थिति काफी बुरी है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सरकार और सिस्टम चाहे तो देश में शिक्षा के अच्छे दिन अब भी आ सकते हैं। पिछले एक दशक में देश में प्राइमरी एजुकेशन पर 5,86,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई है, लेकिन इसमें हमें वैसे नतीजे नहीं मिले जैसे नतीजों की हमें उम्मीद थी। 2016 और 17 में देश का शिक्षा बजट 43,554 करोड़ रुपए रखा गया है, लेकिन हमारे देश में जीडीपी का सिर्फ 3.3% हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जो कि बहुत कम है। इसे करीब 6% होना चाहिए। हालांकि सिर्फ खर्च करने से कुछ नहीं होगा, हमारे देश के सिस्टम और समाज को अपने अंदर नैतिकता और इच्छा शक्ति की मात्रा बढ़ानी होगी, तभी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी।